नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं, अधिक दुग्ध उत्पादन पाएं। फसलों में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग और इसके फायदे। आज के दौर में पशुपालन फलता फूलता व्यवसाय बनता जा रहा है, जिसको कम समय और कड़ी मेहनत के साथ काफी आगे तक बढ़ाया जा सकता है। इस व्यवसाय से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इस व्यवसाय पर अधिक खर्चा इनके आहार पर ही आता है। यदि पशुपालक भाइयों आप इन पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं तो इनसे अधिक दूध उत्पादन लिया जा सकता है। तो आप किस प्रकार से खिलाएं पशुओं को संतुलित आहार, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं भोपाल के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर SK श्रीवास्तव। शीत ऋतु में डेयरी व्यवसाय को आप किस तरह से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। गौवंशी हों या भैंसवंशी, इन पशुओं की देखरेख आप जो अत्यधिक ठंड पड़ती है उस समय कैसे करें। जैसा आपको मालूम है कि वर्षा ऋतु जा चुकी है और धीरे धीरे शीत ऋतु का आगमन हो रहा है, तो इस दौरान हमको अपने पशुओं को बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। यह मौसम ऐसा है जिसमें सर्वाधिक हमारे जो पशु हैं, जो गाभिन योग्य गायें हैं या भैंस हैं, तो वो इस मौसम में गाभिन होती हैं और यही मौसम ऐसा है जिसमें पशु ज़्यादा से ज़्यादा जमते भी हैं। तो हमको इस सब के बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको संतुलित आहार देते रहें जो गाभिन पशु हैं। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन मिले, इसके लिए पशुओं के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो दूध उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जबकि डेयरी व्यवसाय में 60% खर्चा आहार प्रबंधन पर ही आता है। इसलिए आहार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। जो पशु हैं, खासतौर से जो ज़्यादा दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले जानवर हैं, उनके चारा दाना की व्यवस्था आवश्यक होती है, क्योंकि बरसात निकलने के बाद घास और हरा चारा काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। हरा चारा जो शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है वह है बरसीम, लूसर्न और जई। इसकी मात्रा आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपको खाद्य पदार्थ की जो खर्चीला होता है कंपैरेटिवली, उससे आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। तो वह हम ये देखें कि एकदम से हम हरा चारा उसको बहुतायत में न खिलाएं, नहीं तो उसको अपच और खासतौर से आफरा की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, आप अपने पशु को हरा चारा और सूखा चारा मिलाकर खिलाएं। दुधारू पशुओं को 10 किलोग्राम सूखा और 30 किलोग्राम हरा चारा प्रतिदिन खिलाएं, जिससे पशु को अपच की समस्या से बचाया जा सकता है। तो धीरे धीरे आप दें। कुछ आपको दाना मिश्रण तैयार करके रखना पड़ेगा, उसमें समावेश करके रखना पड़ेगा। पशुपालक भाइयों, घर पर 100 किलोग्राम संतुलित आहार मिश्रण तैयार करने के लिए मक्का या जौ 40 किलोग्राम, मूंगफली की खली 20 किलोग्राम, दालों की चूरी 17 किलोग्राम, चावल की पालिश 20 किलोग्राम, मिनरल मिक्सचर 2 किलोग्राम, साधारण नमक 1 किलोग्राम, इन सभी अवयवों को अच्छी तरह मिलाकर सूखे स्थान पर भंडारित करें। तो पशुपालक भाइयों, इस तरह आप संतुलित आहार मिश्रण स्वयं घर पर तैयार करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं और अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं पशुओं को आहार खिलाते समय क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, जिससे पशुओं का स्वास्थ्य ठीक बना रहे। इन पहलुओं पर खासकर ध्यान देने की जरूरत होती है। खास बात ध्यान रखें, दाना को हमेशा उसको क्रश करके दें, बारीक नहीं लेकिन क्रश करके दें। जो डंठल वाले रेशेदार वाले घास हैं, चाहे बरसीम हो, लूसर्न हो, इनको आप कट करके दें ताकि वह उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़े, पाचनशीलता बढ़ेगी, स्वादिष्ट होगा और पशु को ज़्यादा लगेगा। और साथ ही साथ इस मौसम में कुछ पैलेट फॉर्म में भी फूड आते हैं हमारे पशुओं के लिए, तो वो भी समय समय पर खिलाते रहें, तो उससे
उसके जो और भी बैलेंस हो जाएगा उसका दाना और पानी। सर्दियों में पशुओं को संतुलित आहार देने से जहां पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वहीं बीमारियों से भी दूर रहता है और दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। हरे चारे के साथ संतुलित आहार नियमित रूप से कम एक दिन में 3 बार दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों 2.5 लीटर दूध देने वाली भैंस को 1 किलो आहार देते हैं। 3 लीटर दूध देने वाली गाय को भी 1 किलो आहार देते हैं। जीवन निर्वाह हेतु गाय को 1.5 किलो व भैंस को 2 किलो दाना मिश्रण अतिरिक्त प्रतिदिन देना चाहिए। इसके साथ ही गर्भित पशु को 1 किलो दाना और 50 ग्राम कैल्शियम अतिरिक्त रोजाना देते हैं। इससे पशुओं को सर्दी से बचाव में बहुत अधिक मदद मिलती है। पशु को दाना मिश्रण खिलाते समय ये ध्यान रखें कि दाना फफूंदी रहित होना चाहिए। सर्दियों में कम पानी पिलाने से भी पशु के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। पशु विशेषज्ञों के अनुसार 24 घंटे में कम से कम 3 बार ताजा व स्वच्छ पानी पशु को अवश्य पिलाना चाहिए। आशा है कि आपको मेरे द्वारा आज दी गई हुई जानकारी से लाभ प्राप्त होगा। आप अपने दुधारू पशुओं का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। खासतौर से इस बदलते मौसम में आहार प्रबंधन बहुत अच्छा रखना है, उन्हें संतुलित आहार देना है। अपने बछड़े बछियों दुधारू पशुओं को हर तरह की जितना भी टेम्परेचर अगर डाउन होता है तो उस परिस्थिति में आपको बचा के रखना है, ताकि वह किसी भी तरह के जीवन जो संक्रमण है उससे बच पाए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, फसलों के सफल उत्पादन में कई बाधाएं आती है। इनमें से एक खरपतवारों की समस्या। ये खरपतवार फसलों की बढ़वार को तो बाधित करते ही हैं, साथ ही उपज में गिरावट का कारण भी बनते हैं। किसान अक्सर इनके नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों को अपनाते हैं, जिससे खेती की लागत बढ़ जाती है। अगर किसान फसलों में मल्चिंग का प्रयोग करें तो इस प्रकार की समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए मल्चिंग की प्रयोग विधि और इसके लाभ के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता से। उद्यानिक फसलों में मल्च का क्या महत्व है? मल्च है क्या, पहले इसको समझने का प्रयास करें। मल्च, इसको हिंदी में हम लोग पलवार कहते हैं। पलवार मतलब होता है कि ज़मीन को ढकना। कोई ज़रूरी नहीं है कि पलवार में प्लास्टिक मल्च ही हो। जैसे हमारे किसान के पास सागवान का पत्ता है, पुआल से ढक सकते हैं। और जहाँ तक प्लास्टिक मल्च की बात हमारे किसान भाई करते हैं, तो प्लास्टिक मल्च में हमारे किसान ऐसे प्लास्टिक का उपयोग करें जो नीचे से काला हो, ऊपर से सिल्वर हो, उसके कोई मल्च लगाते हैं। लगाने का तरीका क्या होता है मल्च को? तो सबसे पहले इसके लिए ज़मीन की तैयारी की जाती है। ज़मीन की तैयारी करके किसान हमारे बेड बनाते हैं। अगर उनको मिर्च लगाना है तो मिर्च की दूरी कितनी देनी है, ये इन सब चीज़ों को पहले वो निर्णय ले लें कि किस प्रकार से हमको पौधा को लगाना है। किसान भाइयों, अगर आपको मल्चिंग विधि से खेत में सब्जी लगानी है तो सबसे पहले खेत की अच्छी तरह ट्रैक्टर से जुताई कर लें। इसके बाद गोबर की खाद को मिट्टी में अच्छे से मिला दें। अब खेत में उठी हुई मेड़ यानी बेड बना लें। इसके बाद ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन को बिछा दें। प्लास्टिक मल्च को अच्छी तरह बिछाकर दोनों किनारों को मिट्टी की परत से अच्छी तरह से दबा दें। मल्चिंग फिल्म में पाइप से पौधों को कितनी दूरी पर लगाना है फसल पर निर्भरता करता है। किस प्रकार का पलवार का चयन करना चाहिए हमारे किसानों को? तो वो काला पलवार का जो सतह के अंदर जाएगा, जो सतह के अंदर जाने वाला हिस्सा होना चाहिए वो काला होना चाहिए। और जो सतह के ऊपर उसको सिल्वर की तरह, सिल्वर कलर का रंग का लेना चाहिए। सूर्य की किरणें उस पर गिरती हैं तो वो परावर्तित होकर के पुनः उन्हीं पौधों पर पड़ता है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो ज़्यादा अच्छे से होता है, उत्पादन ज़्यादा अच्छे से प्राप्त होता है, ज़्यादा प्राप्त होता है। अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार की माइक्रोन मल्च शीट का उपयोग किया जाता है। जैसे सब्जी वर्गीय फसलों के लिए 25 माइक्रोन, 2 वर्षीय फसलों जैसे केला पपीता के लिए 50 माइक्रोन और बहुवर्षीय फसलों के लिए 100 माइक्रोन का उपयोग किया जाता है, जिसकी कीमत भी अलग अलग होती है। और इससे आपको फायदा क्या है, इसको भी आप जानें कि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा
पटवन नहीं करते हैं आप, पटवन का आप सुधार हो जाता है। ज़्यादातर लोग ड्रिप का ही उपयोग करते हैं, टपक सिंचाई के द्वारा ही सिंचाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप उर्वरक भी देते हैं साथ में, साथ साथ टपक सिंचाई से जो आपने भूमि की तैयारी की थी उसमें मिट्टी बहुत बैठता नहीं है, मिट्टी हमेशा हल्का रहता है, जिसके लिए आपको कोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। कई लागत आप देखेंगे कि लागत के लिए जैसे आपको निकाई गुड़ाई की का जो खर्च है वो बच जाता है, आपका लगातार जो पटवन का खर्च होता है वो बच जाता है। प्लास्टिक मल्चिंग विधि से खेती करने के लाभ की बात करें तो मल्चिंग से मिट्टी में नमी बनी रहती है, क्योंकि मिट्टी से पानी का वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो जाता है। पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है। साथ ही मल्चिंग मिट्टी के कटाव से सुरक्षा देती है और फसलों के बीच उग रहे खरपतवार का विकास नहीं होने देती, जिससे पौधे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। मल्चिंग भूमि को कठोर होने से बचाती है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। लंबे समय तक बारिश न होने की दशा में मल्च आपके गार्डन या लैंड स्पेस को होने वाली हानि से भी बचाता है। ये मिट्टी के ऊपर सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो ज्यादा गर्मी में मिट्टी को ठंडा रखता है और ये पौधों की जड़ों के लिए बहुत आरामदायक स्थिति प्रदान करता है। पलवार लगाने से क्या फायदा ये हुआ आपको कि ये सब तो पौधों को फायदा हो रहा है। दूसरा फायदा क्या होता है कि अनावश्यक कीड़ा मकोड़ा का आक्रमण आपके बैगन, मिर्च या कोई भी उद्यानिक फसल लगा रहे हैं, पपीता में मल्चिंग कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की अनावश्यक जो आप खर्च कर रहे थे उस खर्च से आप बच जाते हैं। जी, ये जो आपने बचत में 25% बचत किया है, उत्पादन में कहीं ना कहीं 8 से 10% उत्पादन में वृद्धि आती है किसी भी उद्यानिक फसल की बात करें तो। दूसरा फायदा है कि अगर एक ज़मीन में मल्च आपने लगा दिया है और अगर उससे सुरक्षित रख पाते हैं तो आप इसको अगले फसल में भी उपयोग कर सकते हैं, उसे पुनः हटाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बैगन का फसल ख़त्म हो गया है तो आप बैगन को हटा दीजिए, उसकी जगह पर भिंडी लगा दीजिए, उसकी जगह पर जो आपके लिए फसल उपलब्ध है, बिचड़ा उपलब्ध है, आप उसको लगा सकते हैं। इसमें हमारे किसान भाइयों का प्रबंधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि वो किस प्रकार का मल्च उपयोग करना चाहते हैं। कृषि से उत्पादित मल्च का उपयोग करना चाहते हैं कि वो प्लास्टिक मल्च उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन उपयोग करने से पहले किसान भाइयों को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश के सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में मसूर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जो किसान भाई इस समय मसूर की बुआई करना चाहते हैं वो इसके क्षेत्र के अनुसार अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियों का चयन करके बुआई कर सकते हैं। तो आप मसूर की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और इसकी बुआई करते समय किन किन बातों का खास ख्याल रखें, इस बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर भारती उपाध्याय से। नमस्कार किसान भाइयों, मसूर रबी फसल में दलहनी फसल के रूप में उगाई जाती है और मसूर की खेती के लिए हम लोग कोई भी भूमि चयन कर सकते हैं, परंतु जो भूमि का मिट्टी बलुई दोमट से दोमट हो वो उपयुक्त माना जाता है। मसूर की खेती दलहनी फसल के लिए की जाती है। सभी दालों में मसूर का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसे लाल दाल भी कहते हैं। भारत में मसूर की खेती रबी की फसल के साथ की जाती है। असिंचित जगहों पर भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है, क्योंकि इसके पौधे सूखा, नमी और कम तापमान के प्रति सहनशील हैं। अब वैरायटी कौन सा चयन करेंगे किसान भाइयों? कुछ प्रमुख वैरायटी है जैसे कि IPL 220, IPL 222, फिर हल 57, KLS 218, इन प्रजातियों का बहुत अच्छा पैदावार मिलते आ रहा है। किसान भाइयों ये वैरायटियों को चयन कर सकते हैं।
खेत की तैयारी करना चाहें तो खरीफ मौसम में जो फसल कट जाती है उसके बाद हम लोग मिट्टी पलटने वाले हल से पहली जुताई करते हैं। उसके बाद हम लोग कल्टीवेटर के द्वारा दूसरी जुताई करते हैं। उसके बाद हम खेत को समतल बनाते हैं पाटा लगाकर, ताकि उसमें जो भी हम बिजाई करेंगे उसका अंकुरन अच्छे से हो। किसान भाइयों, फिर उर्वरक की बात आती है। उर्वरक के साथ साथ हमें उसमें कंपोस्ट भी डालना है, ताकि हमारे मिट्टी का जो स्टेटस है, उसका जो गुणवत्ता है वो बरकरार रहे। तो इसीलिए हम लोग उसमें अच्छे से सड़ा हुआ गोबर हम लोग 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर के दर से उसमें डालें। जो हम लोग कंपोस्ट डालेंगे सड़ा हुआ गोबर, वो हम लोग 20 से 25 दिन पूर्व बुआई के डालेंगे। अब अगर उर्वरक की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन 20 किलो प्रति हेक्टेयर डाला जाता है और 45 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर और सल्फर 20 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से। किसान भाइयों, ये बात हमें ध्यान देना है कि उसमें हम लोग बीज दर कितना इस्तेमाल करेंगे। अब मसूर के केस में ये देखा जाता है कि मसूर में कुछ प्रजातियां छोटी दाने वाली होती हैं, कुछ प्रजातियां बड़े दाने की होती है। अगर किसान बंधु छोटे दाने वाले प्रजाति चयन कर रहे हैं तो उन लोगों को 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से बीज लेना चाहिए, और जो बड़े दाने की मसूर का प्रजाति चयन कर रहे हैं तो उन्हें 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से बीज उपयोग करें। किसान भाइयों, दलहनी फसल में बीज उपचार भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि बीज उपचार, जैसे फफूंदनाशी दवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसमें उपचारित करें। उसके बाद हम लोग राइजोबियम कल्चर, जो एक जैव उर्वरक है, उसका 20 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसका उपचारित कर हम लोगों को बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, ये हमें ध्यान देना है कि जब हम राइजोबियम कल्चर से जब उपचारित करेंगे तो उसको छाये में सुखा करके तुरंत उसकी बुआई कर लें, क्योंकि वो एक जैव उर्वरक है। उसकी अगर उपचारित हम लोग 1 दिन पहले करते हैं तो वो हमारे भूमि में जाके वो मर जाता है, तो इसीलिए उसका फायदा हमें नहीं मिल पाता है। बिजाई करने की दूरी हमेशा हमें मेंटेन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिजाई का दूरी अगर हम मेंटेन करते हैं तो उसमें प्लांट पॉपुलेशन अच्छा होता है, जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। तो मसूर के केस में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना उचित माना जाता है। किसान भाइयों, अब बात आती है उसमें हम खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे। हर्बिसाइड, जो कि पेंडिमिथिलिन के नाम से आता है रसायन, उसका 1 किलो सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के दर से पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव हम लोग बुआई के 24 घंटे के अंदर करें, और नहीं तो बीज का अंकुरन होने से पूर्व कर सकते हैं। और संभव हो तो एक निकाई गुड़ाई आप लोग 40 से 45 दिन पर एक कर सकते हैं। मसूर की फसल को खरपतवारों से बचाना बेहद जरूरी होता है। यदि समय रहते खरपतवार पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो पैदावार अधिक प्रभावित होती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए खुरपी की सहायता से खरपतवारों को निकालते रहे। इसकी पहली गुड़ाई 45 से 60 दिन बाद की जाती है। और इसमें सिंचाई, जो कि दलहन फसल में वैसे कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें अगर सिंचाई, अगर खेत में नमी की कमी हो, शुष्क अवस्था में पहुंच जाती है, तो उस केस में 2 सिंचाई कर सकते हैं। एक पुष्प आने से पहले और एक जब दाना बनता रहे उस समय में एक हल्की सिंचाई, दोनों ही सिंचाई हल्की देना है, और जो कि हमारे पौधा को अच्छे से वो मॉइस्चर को मेंटेन रखता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है ग्राम जयतिहारी, जिला ग्वालियर के किसान श्याम प्रकाश ने। आप गेहूं की नई विकसित उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो श्याम प्रकाश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ये किस्में विभिन्न क्षेत्रों के लिए हैं और विभिन्न परिस्थितियों के लिए इनका विमोचन किया गया है। इसमें ब्रेड की भी किस्म है
और इसके अलावा कठिया गेहूं भी है और अन्य प्रकार की भी किस्में हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो 27 अनुमोदन के प्रस्ताव थे उसमें आपको 22 किस्मों पे अनुमोदन दिया गया है। गेहूं की नई किस्मों से किसान होंगे मालामाल। गेहूं की नई किस्मों की जाने पैदावार और खासियत। किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल करनाल में स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं की नई किस्में। ये किस्में उत्पादन और पोषक तत्वों के लिहाज से उत्तम मानी गई हैं और इन किस्मों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ये हमारे संस्थान से 5 किस्में अनुमोदित की गई हैं। DBW 316, DBW 370, DBW 371, DBW 372 और DDW 55। इसके अलावा एक हमारी जो पिछले साल अनुमोदित किस्म थी DBW 303, जो उत्तर पश्चिमी भारत के लिए, जिसमें हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए अनुमोदित थी, उसका अनुमोदन इस वर्ष हमने मध्य क्षेत्र के लिए भी कर दिया है, जिसमें प्रमुख तौर पे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का हिस्सा है कुछ और छत्तीसगढ़ के लिए। हमारी जो 3 किस्में जो जल्द बुआई के लिए हैं, जैसा मैंने बताया था आपको, DBW 370, 71 और 72, इनका औसत उत्पादन इस सीजन में भी करीब 75 कुंटल के आसपास रहा है और इसमें जो गुणवत्ता है वो भी इसकी बहुत अच्छी पाई गई। इसमें आयरन और जिंक की मात्रा भी काफ़ी अच्छी थी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के समिति ने इसको तुरंत अनुमोदित करने का निर्णय लिया है और बहुत जल्द ये किसानों की खेत तक पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश के लिए जैसा मैंने कहा था, एक तो हमारी DBW 187 जिसका अनुमोदन मध्य क्षेत्र के लिए किया गया है, उसका उत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पश्चिम भारत में उसका उत्पादन उत्तर पश्चिमी भारत में करीब 75 से 80 कुंटल के बीच में रहता है। इसके अलावा हमारी एक किस्म है जो DBW 303, वो भी इस बार अनुमोदित की गई है। इसके साथ ही IRI इंदौर की कई कठिया गेहूं की किस्में हैं जो मध्य क्षेत्र के लिए बहुत उपयुक्त हैं। साथ में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय की GW 322, GW 366 आदि बहुत सी किस्में हैं जो किसानों को अभी मिल रही हैं और वो अच्छा उत्पादन दे रही हैं। फसल सुधार अन्वेषक ने कहा है कि अब किसानों को उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता और पोषण पर भी ध्यान देना होगा। उन्हें फसल बीजने से पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए। किसान इन किस्मों को पैदा कर उनके व्यावसायिक इस्तेमाल से अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। इनमें से कुछ किस्में ऐसी हैं जो बिस्किट, ब्रेड इत्यादि के लिए उत्तम हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लिए भी इस बार एक किस्म का अनुमोदन किया गया है जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला से आती है, BL 2104। तो वो किस्म बिस्किट क्वालिटी के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई है। वो सॉफ्ट गेहूं है और उसमें अच्छा उत्पादन मिलता है और वो रेनफेड और इरिगेटेड दोनों कंडीशन में बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इस वर्ष तो अभी कोई ऐसी किस्म का प्रस्ताव आया नहीं था जिसमें खारा पानी या कल्लर भूमि के लिए की जाए, लेकिन पूर्व में कई किस्में हैं। KRL 213 है, KRL 1-4 है और जो हमारी सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की कई किस्में हैं जो इस स्थिति के लिए हमने अनुमोदित की हैं। तो मेरा आग्रह यही है किसान भाइयों से कि इन क्षेत्रों के लिए जहाँ पे आपका पानी खारा है या मृदा जो है बीमार है, उसके लिए आप उस स्पेसिफिक किस्मों का ही चुनाव करें, जैसा कि मैंने बताया, तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।